दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। EMRS पीजीटी का एग्जाम हो गया है, तो जो इसका आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और केस स्टडी वाला पोर्शन है वो जो है पूरा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इसमें से जो प्रश्न आए वो क्या क्या प्रश्न थे और उसके आंसर क्या हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने क्लास की थी दिन के 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की मेनली मैंने आपको क्लास कराई थी। और इनफैक्ट एक चीज हुआ कि जो केस स्टडी और एनईपी था, एनईपी की भी क्लासेस कराई थी, वो भी आपको सामान्य स्तर के ही आपको जो है पूछे गए। लेवल मीडियम टू हाई कह सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजीली आपसे बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। पहले एक एक क्वेश्चन करके हम लोग लेकर चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसका क्या क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सेट अलग हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर लर्नर टू डेवलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी शिक्षार्थी की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें सीधा सीधे 3 नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। तो अवधारणात्मक, जो अवधारणा को जोड़ना और पूर्व ज्ञान पर विचार करना, ये वाला यहाँ पे करेक्ट होता है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, ये वाला 42 नंबर। इसमें क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए कि प्रमाण शास्त्र में परिस्थिति जन्य निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है अर्थपति। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की प्रमुख आलोचना क्या थी कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को जो है वो नजरअंदाज कर दिया था। ये उनका था जो बेसिकली वाइगोत्स्की ने बाद में ऐड किया। चौथा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का क्वेश्चन था। इसके अंतर्गत क्या था कि ये दोनों ऑप्शन दिए हुए थे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पॉजिटिव, तो अभिकथन 1 और 2 दोनों ही यहां पर आपका करेक्ट होता है। इसके बाद चलते हैं, अगला क्या है। अगला जो है यहां पर वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक विज्ञान का शिक्षक छात्र को एक संक्षिप्त प्रदर्शन दे सकता है कि रंग की धारणा प्रकाश स्रोत की तीव्रता के आधार पर कैसे बदलती है, फिर उन्हें इस संबंध में की और जांच करने के लिए अपने स्वयं का प्रयोग करने के लिए कह सकता है। यह किस प्रकार की विधि का उदाहरण है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सीधा सीधी आपको यहां पर बता रहा है, और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो समस्या आधारित शिक्षण है, कि प्रॉब्लम के आधार पर आप बच्चे को शिक्षण दे रहे हैं, उसका ये उदाहरण आपका होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर निकालना मुश्किल था, ये देखिए 46 नंबर का, लेकिन क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि नॉन निगोशिएबल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी है दैट इन्फॉर्म क्लासरूम प्लानिंग। एनसीएफ 2023 करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एनसीएफ और एनईपी में वही चीजें हैं जो बच्चों के लिए अच्छा है। तो इसमें 3 नेगेटिव था, लेकिन इसमें से अगर हमें चुनना पड़ेगा तो दंड और भय वाले को मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव मानूंगा फिलहाल। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कथन दिया हुआ है, इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है गलत है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। रुचि किसी विशेष गतिविधि के लिए प्राथमिकता है और अभिक्षमता किसी विशेष गतिविधि के क्षेत्र में विशेष योग्यता को संदर्भित करती है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सिगमंड फ्रायड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए कि यहां पर आपका ए, बी और डी तीनों करेक्ट है। सिर्फ सी जो है ना कि सहज वृत्ति की भूमिका में विश्वास नहीं करते, ये बस गलत था। बाकी सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण, ईडिगो और जो बाकी सहज वृत्ति इत्यादि है, उस संदर्भ में तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर देखिए, अगेन एनसीएफ का ये क्वेश्चन था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो गृह कार्य को क्या बोलते हैं? गृह कार्य को स्कूल में जो भी किए हैं उसी चीज का एक इंटीग्रेटेड रूप है, मतलब गृह कार्य में आप उसी चीज पर आपको टास्क मिलता है जिसको आप करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा के जो मुख्य पहलू हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या है। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा के जो मुख्य पहलू हैं उसमें आपको यहाँ पर ACD तीनों आ जाएगा। सिर्फ ये सभी को एक जैसा निर्देशन देना नहीं आएगा, बाकी सांस्कृतिक विविधता, गतिविधि और खुलापन, ये तीनों ही करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर देखिए, यहाँ पे 51 नंबर क्या कह रहा है कि संयोगात्मक अधिगम किस समझ को बढ़ाता है। तो संयोगात्मक अधिगम जो है किस समझ को बढ़ाएगा, है ना। तो काम करने से रोकना तो ठीक है नहीं, लेकिन हाँ सहभागिता बढ़ाकर साझा चिंतन और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना, ये सही है। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपने लगाया था देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, वो कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में निर्देशन की प्रमुख भूमिका क्या होगी। तो शिक्षार्थी को अर्थपूर्ण अनुभव देना जो उनकी समझ विकसित कर सके, ये यहां पर सबसे पॉजिटिव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बच्चे नई जानकारी को संसाधित और जो व्याख्यात करते हैं
उसके संदर्भ में। तो यहां पर आपका PCE करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अनुभव को ठीक वैसे ही दर्ज करना जैसे घटित होते हैं ये गलत हो जाएगा, और जो अनुभव को अस्वीकार करना जो पूर्व ज्ञान से मेल नहीं खाते ये गलत होगा, क्योंकि अनुभव तो हर तरह का हो सकता है और स्वीकार करना है। तो आपका B, C और E जो है ये आपका करेक्ट होता है। इसके बाद देख लीजिए, एक निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मौन और अनुशासन बनाए रखना गलत है। विद्यार्थी को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके अधिगम को सुगम बनाना, ये जो चीज है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए 55 नंबर में क्या आ रहा है? 55 नंबर में आ रहा है कि एक शिक्षक छात्र को किसी कौशल में दक्ष बनाना चाहते हैं। सो निम्नलिखित दृष्टिकोण में से रचनावादी शिक्षा शास्त्र के अनुसार व्यापक रूप से क्या जो है सुयोजित है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है छात्र में को विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ सार्थक अभ्यास के लिए प्रेरित करे, ये सबसे बढ़िया बात हुई है ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीजें हैं। उसके बाद देखिए 56 नंबर में क्या कह रहा है? 56 में कह रहा है कि सम्मानजनक और समावेशी, यानी कि सबको साथ लेकर चलना जो है वो किसके अंदर आएगा? तो अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद सबको समान अवसर देना, देखभाल और सहानुभूति करना, ये पॉजिटिव आंसर है। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। 57 में जाते हैं, वह ज्ञान जो व्यक्ति अनुभव जैसे रंगों को देखने से प्राप्त होता है वह ज्ञान क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका जो है अनुभवजन्य कहलाता है, क्योंकि आप अनुभव करके उसको हासिल कर रहे हैं। 58 नंबर में देख लीजिए, शिक्षा में पाठ्य पुस्तक वेंट्रिसिटी का क्या तात्पर्य है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता ज्यादा हो जाती है तब हम कहते हैं कि वेंट्रिसिटी हो गया है ना। उसके बाद आप देख लीजिए, ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो मैचिंग करना है वो ये करना मैं आपको बता देता हूँ। तो जो शिक्षा, यहाँ पर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। तो जो शिक्षार्थी भूमि जल आदि में रहने वाले ये जो विश्लेषण सृजन करते हैं ये बेसिकली व्याख्या करना हो गया, और उसके बाद जो घटना, व्यवहार या गतिविधि के नोट्स बनाते हैं ये आपका अवलोकन करना हो गया, और पाठ से जोड़ते हैं ये आपका हो गया संदर्भ करना, और सीखने के कार्य का काम करने के लिए समूह बनाते ही हो गया सहकारिता। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये एक आपको एक क्वेश्चन मैंने दूसरे नंबर पे रखा था जो बोला था डिफरेंट टाइप का पूछा है, एक ये क्वेश्चन आपको और था जो डिफरेंट टाइप का पूछा था। यहां पर भी देख लीजिए, पंचपदी में 5 चरण का सही क्रम पूछा गया था। तो पंचपदी में जो 5 का जो सही क्रम है वो है अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ये आपका है। उसके बाद 61 नंबर में देख लीजिए कि कौन सा वह मार्ग नहीं है ना, नहीं है जो शिक्षक के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक को वर्णित व्यावसायिक डोमेन में वृद्धि और विकास की तरफ ले जाता है। तो ये होता है प्रोत्साहन, क्योंकि प्रोत्साहन जो है एक व्यवहारवादी की चीजें हैं। ये जो तीनों हैं ये तीनों एक्चुअल में तार्किक रूप से काम करने की चीजें हैं। 62 नंबर में जो है अगेन इसमें पंचकोश से आपको क्वेश्चन था, देख लीजिए, ढांचा पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमान के द्विविभाजन को चुनौती देता है। तो पंचकोश ढांचा की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें शरीर, मन, आत्मा की निरंतरता के माध्यम से समग्र विकास की बात यहां पर होती है। तो ये आपका यहां पर थर्ड हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ये 62 था, अभी 63 है, एक बार बस मैं मिलान कर लेता हूं। हाँ, ये 62 था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 63 का आपको यहां पर सेकंड करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पहलू स्कूल पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधि का हिस्सा नहीं है। तो समय सारणी तो एक बार बन जाती है ना, बाकी चीजें उसके अंदर आती है, तो वो बाद में आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 64 नंबर, इसका आंसर है 1। सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंध और संगति पर आधारित होता है। ये इस पर करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षण पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। इससे जोड़ के यहां पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग कहते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1, जिसमें कि निर्माणवादी कैसे होगा? वास्तविक जीवन के परिदृश्य के साथ अन्वेषण जब हम करते हैं तो इसको हम लोग निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद देख लीजिए 66 आपका आ गया। 66 का करेक्ट आंसर होगा सी और डी, यानी कि 1, यानी कि शिक्षिका शिक्षार्थी विद्यालय के पूर्व ज्ञान की समीक्षा करने के उपरांत उपयुक्त शिक्षण सामग्री का जब चयन करते हैं तो मूल्यांकन रणनीति और प्राप्त करने वाली दक्षता उस योजना को नहीं दर्शाती है, उसको यहाँ पर जो छात्र की समझ पर आधारित और विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम संसाधन जो है वो दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है। 67 नंबर जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसमें आपको आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारिक प्रासंगिकता वाला, क्योंकि एनसीएफ के अनुसार अंतर विषय और व्यावसायिक क्षेत्र में विषय की पेशकश के रूप में आपको व्यवहारिक प्रासंगिकता और विशिष्ट कार्य क्षेत्र की बात यहाँ पर होती है।
अब देखिए 66 नंबर जो है इसका आपको आंसर ये 66 67 तभी मैं करा ही दिया हूं। 68 जो है बच्चे में अधिगम की भावना की क्या भूमिका होती है, ये अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको तीनों ही करेक्ट आंसर होगा, ए सी ई, है ना। ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। असंबंधित ये गलत है, नकारात्मक भावना वाला गलत है। तो आपका यहाँ पर ए सी ई आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है शिक्षा शास्त्र के संबंध में हमारा 69 नंबर है और कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर शिक्षण की कला और विज्ञान को संदर्भित करता है, ये वाला है, बाकी तीनों निगेटिव है। उसके बाद देख लीजिए 70 नंबर में है आपका, 70 का है आपका 1 यानी कि पाठ्यचर्या का लक्ष्य। तो कौन सा शिक्षण मानक जो है अधिक विशिष्ट है, जो पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन को दिशा देता है, तो ये है हमारा पाठ्यचर्या का लक्ष्य, जो इसको एक पॉजिटिव दिशा देता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रायोगिक वाला में। ये केस स्टडी भी जो आपका पूछा गया था वो एक जनरल क्वेश्चन का ही उसमें आपको समावेश किया गया था, तो ये भी एक अच्छी चीज ही थी। तो आपका ये 71 नंबर में है, इसका आंसर हो जाता है 2, जो कि आपको नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, वहां पर ऑनलाइन लर्निंग की चीजें जो है सेट हुई थी। 72 नंबर जो है ये कार्ल रोजर्स के सिद्धांत पर है और इसका आंसर हो जाता है आपका 1, जिसमें कि मरीज की बात सुनने के उनके अनुभव से विकसित हुआ और उनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद हम 73 की बात करते हैं। 73 में आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब भी आप मानसिक संक्रिया समस्या की प्रकृति से संबंधित बताते हैं तो वहां पर आपका जो उद्देश्य होता है, जिसमें कई सारी चीजें रहती है, आपका उद्देश्य प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपका यहां पर ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारा, है ना, उसके बाद आता है 74 का आंसर होता है 1। एनईपी के अनुसार जो है प्रतिभाशाली बच्चे को हम क्या करेंगे, उनको और स्पेशल सर्विसेज देंगे, है ना, जो इनरिचमेंट देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन वाला, जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, तभी जाके बच्चा आगे बढ़ेगा। स्पेशल क्लासेस कमजोर बच्चे के लिए नहीं लगाएंगे, उनको सामान्य के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टैलेंटेड को जरूर हम लोग स्पेशल क्लासेस देंगे। उसके बाद 75 में आता है 2, किशोर के समूह सामाजिक आलस्य में निम्नलिखित तरीका से कम किया जाता है। तो यहां पर आपको आ जाता है कि किसी कार्य को स्पष्ट महत्व या मूल्य को बढ़ाकर, तो ये क्या है, सामाजिक आलस्य को निम्न तरीके से कम किया जाता है। तो किसी भी कार्य को स्पष्ट महत्व या मूल्य देकर हम उसको मतलब बेहतर कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो। 76 का हो जाएगा आपको 2, यानी कि अनुकरण करना। कोई अगर आप माता पिता को देखता है कि अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हुए और वो खुद भी करने लगता है, तो अनुकरण हो गया। 77 का आपको यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि क्या कहते हैं, विज्ञान के शिक्षिका ने श्यामपट्ट और जैव निम्नीकरण के उदाहरण लिखे हैं और विद्यार्थी से इसके बारे में पूछा है कौन सा केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ यहां पर है। तो यहां पर हमारा जो है देख लीजिए ए और सी और ई, ये तीनों जो है ये जैव निम्नीकरण से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाइए आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है, जिसका आंसर है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अभिकथन 1 और 2 कि ज्ञान की किसी शाखा में विद्या शाखा में परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होती है, और ज्ञान किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि परिघटना का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उसे परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने किसी कक्षा में जो है अवधारणा जो है मानचित्र के लिए क्या लाभदायक नहीं होगा, तो क्या लाभदायक होगा, ए और सी दोनों लाभदायक होगा, केवल भ्रांति की जांच करना लाभदायक नहीं होगा, बाकी ए और सी जो है ये दोनों लाभदायक होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। क्या क्यों पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है विषय वस्तु के बारे में। शिक्षक के विषय वस्तु की समझ के साथ साथ संचालन कैसे तरीके यहां पर हैं, या प्रभावी शिक्षण के लिए नहीं। विषय वस्तु का ज्ञान सिर्फ आपका कंटेंट का ज्ञान है, बाकी जो चीजें हैं वो सिर्फ विषय वस्तु के ज्ञान से नहीं हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर आप देखिए, अगला क्वेश्चन हमको यहां पे कह रहा है, जिसके अंतर्गत की आपका सी आंसर करेक्ट है कि कौन सा कथन सत्य है शिक्षार्थी और भाषा के बारे में। तो अस्तित्व के अर्थ का जो है प्रदान करता है, या शिक्षार्थी को जिस भाषा में अच्छा ज्ञान होता है उसमें संवाद करना आसान होता है, ये दोनों सही है। तीसरा, मातृभाषा शिक्षार्थी को स्वयं को अभिव्यक्त करने के सुख और आनंद देती है। पाठ्य पुस्तक पर पूर्णतः आधारित है, ये गलत है। तो ए सी डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। एनईपी 2020 के अनुसार जो स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके बारे में आपको पूछा गया है, तो इसका काम होता है प्रमाणीकरण करना, यानी कि एक्रीडिएशन करना, कि प्रमाणित वो करता है, किसी भी चीज को प्रूफ करता है।
उसके बाद देखिए 83 नंबर जो है, इसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अनमोल जो ज्यामिति सीख रही है और उस कक्षा में 3D आकृति बनाने के लिए फलक सतह का विश्लेषण करने को कह रही है, उसकी सहपाठी सोहम अपने मस्तिष्क में आकृति की कल्पना करके बिना मॉडल बनाए ही उन गुणों के बारे में बताता है। निर्माणवादी के बारे में आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? तो ये निश्चित रूप से मानसिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की भागीदारी इसके अंतर्गत हो रही है। तो हमारा यहाँ पर पहला इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उदाहरण आधारित शिक्षण पर आपको है और यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी कि ए और डी यहाँ पर जो है इस पर विचार किया जा सकता है कि पाठ के अधिगम उद्देश्य गतिविधि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और भाषा कौशल का विकास निर्वात में ना होकर समग्र रूप से होता है, ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कार्य गतिविधि एकल चरण है और सभी पाठ में एक समान हो, ये दोनों गलत है। तो केवल ए और डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए एनईपी 2020 के अनुसार जो है कक्षा 6 से 8 के लिए 10 दिनों का बैग रहित जो है वो शुरू करने का क्या यहाँ पर जो है इनका टारगेट था? तो वो टारगेट था कि व्यावसायिक शिल्प में व्यवहारिक अनुभव बच्चे को हम कितना दे सके, बिना बैग के आइए और प्रैक्टिकली जो जीवन है उसको समझिए, ये चीज यहाँ पर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ का आशय क्या है? तो वस्तुनिष्ठ का आशय जो है यहाँ पर क्या है? ए बी सी तीनों है। वस्तुनिष्ठ मतलब सिर्फ आंसर करना, ये तटस्थ होता है, पूर्वाग्रह रहित होता है और केवल तथ्यों पर आधारित होता है, इमोशंस पर नहीं होता है। क्योंकि आपने अभी लगाया डी तो उसमें कोई इमोशन तो नहीं पता चला हमें आपका, तो ऑब्जेक्टिव में वो इमोशन की वाली बात नहीं होती है, बाकी चीजें बिल्कुल उसके बारे में करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि एक माध्यमिक कक्षा में किसी विशेष कक्षा में छात्र को व्यापक जानकारी तक पहुंच होती है, उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेमोक्रेटिकल कक्षा करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कई लोगों ने यहाँ पे गलती की है। राजनीति विज्ञान की कक्षा में 2 विद्यार्थी ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि महिला को लड़ाकू इकाई में शामिल और सेना के सर्वोच्च में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये क्या चीज है? नारीवाद समाजवाद तो अच्छी चीज है, लैंगिकता और प्रतिसत्ता वाली प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो केवल सी और डी जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए एनईपी के अनुसार से क्या कहा जा रहा है, कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली हम विविधता के प्रति सम्मान विकसित करेंगे, बाकी का अनादर करना ये सब चीजें नेगेटिव है। हम विविधता के प्रति अगर सम्मान विकसित किए तो वो काफी अच्छी चीज है। आवश्यक विषय कौशल और क्षमता में शामिल करने के दृष्टिकोण का वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बहुविषयक और लचीला दृष्टिकोण जिसमें समकालीन विषय, पारंपरिक ज्ञान और कौशल शामिल है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। कौन सा उदाहरण शिक्षक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को कृत्रिम परिस्थिति तंत्र समझने के लिए कर सकता है? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि केवल सी और डी जो होता है वो यानी कि आपका जो यहाँ पर बगीचा और जल जीवशाला है, ये दोनों जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं उसके बाद कि कौन क्रोध प्रबंधन में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्रोध प्रबंधन की जब बात होगी तो इसके अंतर्गत जब भी आप कहते हैं क्रोध प्रबंधन कैसे होगा, जब आप अपने विचार की शक्ति को पहचानते हो तब आप, क्रोध बेसिकली आपके अपने अंदर की कमी है, तो आप अपने अंदर की शक्ति पहचानते हो तो क्रोध प्रबंधन होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि एनईपी के अनुसार कौन सा सतत विकास 2030 तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण को सुनिश्चित करना है और आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर होता है SDG 4, ये आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 94 में क्या कह रहा है कि साइकिल चलाने के बारे में सोचना और किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखना कोल्ब के अधिगम चक्र को किस चीज को दर्शाता है? तो ये चिंतनशील अवलोकन को दर्शाता है। डेविड कोल्ब ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था जिसके अंदर उन्होंने चिंतन की बात की। उसके बाद आता है 95 जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा में पाठचर्या, सह पाठचर्या और व्यावसायिक विषय के बीच कठोर विभाजन को हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो विद्यार्थी को उनके रुचि, जीवन और लक्ष्य के आधार पर उनको समग्र रूप से पढ़ाना। ये सोच जो है, इस सोच की वजह से कठोर विभाजन हम लोग हटाते हैं। 96 देखिए, 96 का यहां पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है कि आकलन ढांचे का विकास एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो चरणबद्ध तरीके से होती है और आकलन ढांचे का कार्य मदों के विकास के पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो आपका यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आता है लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में 2 अभिकथन पर विचार करें। तो दोनों यहां पर आप देखिए, लिंग भूमिका अपेक्षाओं का एक समूह है जो है प्रस्तावित करता है कि केवल महिलाओं को किस प्रकार से सोचना और कार्य करने का अनुभव है।
तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जो है दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि लिंग समाज माता पिता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता और केवल महिलाओं को सोचना, दोनों ही बात यहाँ पर गलत है। इसके बाद देख लीजिए, एक अध्यापक परीक्षा से पहले गहन समझ को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे चर्चा समूह बनाकर पुनरीक्षण सत्र आयोजित कर रहा है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बेसिकली अल्टीमेटली जो है सबको साथ लेकर चल रहा है। तो सहपाठी शिक्षण यानी कि जो बाकी दोस्त हैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्वव्यापी दृष्टिकोण आप किसको बोलोगे, जिसमें आप भारतीय होने का गौरव पैदा करना, ज्ञान कौशल मूल्य विकास करना, ये होगा इसके अंदर। और एनईपी ने प्रयोगशाला को होस्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है, स्वयं। स्वयं एक वेबसाइट है या इनकी एक ऐप है जिस पर कि स्वयं प्रभा करके इनकी चैनल भी है जिस पर ये बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों रही, और आप लोग बताइए आप लोग का कैसा गया एग्जाम, और अगर आप लोग आने वाले समय में ईएमआरएस की जो आपका मेंस है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जरूर जुड़ जाना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सब सुपर पास है, इसके अंतर्गत एक एक चीज का आपको एक्सेस मिल जाता है। मतलब कि आने वाले समय में जितनी भी अलग अलग हमारी भर्ती होगी, चाहे केबीएस की मेंस हो, ये हो, और अलग अलग प्री है, पात्रता परीक्षा, सबका एक्सेस मिल जाएगा। 3 महीने के लिए इतने में और 1 साल के लिए इतने में। तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा के ले लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप ऐप पर भी जा सकते हैं। जब आप डायरेक्ट ऐप पर जाएंगे तो आप सुपर पास आप टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करेंगे, उसमें आपको चारों प्लान दिख जाएगा। 1 रुपये के ट्रायल से लेके बाकी सब भी अप्लाई कर देंगे कूपन कोड ध्यान से, तभी आपको वो प्राइस होगी और सारे बेनिफिट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कितना मार्क्स आपको आ रहा है और क्लास से बेनिफिट मिली कि नहीं मिली आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।